प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं भाग 26 आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। मेघ छाए हुए थे, हवा सन थी, पानी रिमझिम बरस रहा था। महल के ऊपरी खंड में हवाई कमरे में रानी आंखें मूंदे मोतीबाई का भजन सुन रही थी। मुंदर जो महा रही थी, सुंदर बैठे बैठे सावधानी के साथ निद्रामग्न हो गई। काफ़ी सचेत थी। भजन की समाप्ति पर रानी का ध्यान टूटा, मुद्रा की जमाई हटी, परंतु सुंदर की निद्रा समाधि न भंग हुई। रानी ने हंसकर कहा, सुंदर देख यह भालू कहाँ से आ रहा है। सुंदर हड़बड़ा गई, भौचक्की होकर बोली, कहाँ है भाई साहब, ढूंढ तो पता लग जाएगा। रानी ने कहा, साधारण भालू तो है नहीं। सुंदर लज्जित हो गई, हाथ जोड़कर बोली, सरकार दिन भर की थकी थी इसलिए अभी अभी थोड़ी नींद आ गई। काशीबाई, सरकार आज दिन भर चक्की चलाती रही है इसलिए बहुत थक गई है। सुंदर, नहीं काशीबाई, चक्की नहीं चलाई और तो काम तो बहुत किया है। मुंदर, तुम अकेली ने? उसी समय पहरे वाले ने निवेदन किया, बरवा सागर से एक सिपाही आवश्यक समाचार लाया है। रानी ने दूसरे कमरे में उसको बुलवाया। रानी का आदेश था कि आवश्यक समाचार के लिए समय कुसमय न देखा जाए और उनको तुरंत सूचित किया जाए। रानी सहेलियों के साथ दूसरे कमरे में आई। समाचार वाहक ने कहा, सरकार रावली के बागियों से सरदार खुदाबख्श की लड़ाई हुई, वे घायल हो गए हैं। 7 सिपाही भी घायल हुए हैं। सरदार को तलवार के घाव लगे हैं और सिपाहियों को गोलियों के। भगवान की कृपा से कोई मरा नहीं है और न किसी के लिए इस तरह का भय है। सागर सिंह भाग गया है। लड़ाई रावली में सागर सिंह के घर पर हुई थी। मोती का चेहरा पीला पड़ गया। रानी ने पूछा, रावली बरवा सागर से कितनी दूर है? उसने उत्तर दिया, 5-6 कोस सरकार। जासूस ने पता दिया कि सागर सिंह अपने घर पर है। सरदार ने धावा बोल दिया। रानी, खुदाबख्श को कहाँ चोट आई है और अब क्या हाल है? लड़ाई को कितने दिन हो गए? संदेशवाहक, लड़ाई को आज चौथा दिन है। घाव बाहों में, जांघों में है, सिर पर भी एक बार है, अच्छे हो रही हैं। सिपाहियों के घाव अलबत्ता ज़्यादा गहरे हैं। रानी, तुमको समाचार लाने में इतना विलंब क्यों हुआ? संदेशवाहक, बेतवा नदी इतनी चढ़ी हुई है कि नाव नहीं लग सकी। सरकार आज दोपहर कुछ उतरी तब आ पाया हूँ। रानी, प्रबंध करती हूँ, तुम जाओ। रानी अपने कक्ष में लौट आई। रानी ने कहा, कल बरवा सागर चलना चाहिए। काशी बोली, सरकार न जाएं, कुछ ठीक नहीं, किस समय जोर से पानी बरस पड़े, नदी चढ़ावे। उस दिन जब आपने बरवा सागर जाने का निश्चय किया मैं कुछ न कह सकी, परंतु आज तो मैं हट करूँगी। रानी सोचने लगी। उन्होंने मोतीबाई की उदासी देख ली और पहचान ली। रानी, तुम ठीक कहती हो काशी, परंतु स्थिति की मांग हम पर प्रबल है। यदि कल पानी न बरसा तो अच्छे घोड़ों पर चल देंगे, हाथी भी जा सकता है, परंतु मैं इस समय प्रदर्शन से बचना चाहती हूँ और वह सवारी बहुत धीमी भी है। मोतीबाई, सरकार को कुछ घुड़सवार साथ में ले लेने चाहिए। रानी, लूँगी। दीवान रघुनाथ सिंह को सवेरे सूचना दे देना। काशीबाई, मैं भी चलूँगी। रानी, चलना, मैं क्या रोकती हूँ? मोतीबाई, आज्ञा हो तो मैं भी चलूँ। रानी, नाव ना लगी तो घोड़े पर नदी पार कर लोगी? मोतीबाई, सरकार की सेवा में रहते हुए मुझको आग पानी किसी का भी डर नहीं रहा। रानी ने स्वीकृत किया। रात में पानी थोड़ा थोड़ा बरसता रहा। सवेरे बादल खुला सा दिखाई दिया। रानी सहेलियों समेत बरवा सागर की ओर चल दी। 25 घुड़सवार साथ में ले लिए और दीवान रघुनाथ सिंह भी। शिगरी घाट पर यह दस्ता पहुंच गया। देखे तो बेतवा दोनों पाठ दाबे वेग से चली जा रही है। ऊपर ज़्यादा पानी बरस गया था इसलिए बेतवा बेतहासा इठला गई। हवा आंधी के रूप में चल रही थी। मल्लाहों के लिए नाव का लगाना असंभव था। अनेक घुड़सवारों के दिल टूटने लगे। उस पार की पहाड़ियों का लहरियादार सिलसिला हरियाली से ढका हुआ था। बादल के सफ़ेद घूमरे टुकड़े पहाड़ियों की चोटी और हरियाली को चूमने के लिए नभ से उतर कर टकराते चले जा रहे थे। बेतवा का शोर आंधी का साथ पाकर तुमुल हो गया। रानी ने मुड़कर मोतीबाई की ओर देखा। वह उस पार की पहाड़ियों से टकराते हुए मेघ खंडों पर दृष्टि जमाए थी। रानी ने आज्ञा दी, कूद पड़ो।
और वे सबसे आगे घोड़े पर पानी में कूद गईं। फिर क्या था, उनकी सहेलियां और सब घुड़सवार धार को चीरते दिखाई पड़ने लगे। रानी सबसे आगे। बेतवा की धार पुंज के ऊपर पुंज सी दिखाई पड़ती थी, क्रम अभंग और अनंत सा। जब एक अक्षण में ही अनेक एक जलपुंज दूसरे से संघर्ष खाता, एक दूसरे से आगे निकल जाने का अनवरत अथक अटूट प्रयास करता, तब इतना फैनिल हो जाता कि सारी नदी में फैन ही फैन दिखाई पड़ता था। झाग की इतनी बड़ी निरंतर बहती और उत्पन्न होती हुई राशियां आड़े आ जाती थी कि घुड़सवारों को किनारा नहीं दिखाई पड़ पाता था। लहरों के एक पल्लड़ को चीरा, उस पर झाग को बेधा कि दूसरा सामने। शब्द में प्रवाह की निरर्थक भाषा मानो बार बार कहती थी, बचो बचो। सामने की उथल पुथल से आगे बढ़े कि बगल में थपेड़ पड़ी। घोड़े आंखें फाड़े नथुओं से जल फुफकारते बढ़ रहे थे। वे अपना और अपने सवार का संकट समझ रहे थे। सवार के पैर घोड़े से चिपटे हुए और उनके पैरों के नीचे घोड़े की निस्तब्ध टाप, और टाप के नीचे न जाने कितनी गहराई। सवारों के चारों ओर भंवरें पड़ जा रही थी। एक भंवर बनी पार की कि दूसरी तुरंत मौजूद, परंतु अपनी रानी और उनकी सहेलियों को आगे देखकर किस सिपाही के मन में अधिक समय तक भय ठहर सकता था। रानी के घोड़े का केवल सिर ऊपर, शेष पानी और झाग में। रानी की कमर तक झाग, पानी और धार के साथ बहकर आया हुआ झाड़ झंकाड़। धार की बूंदों की झड़ी उचट उचट कर आँखों में, बालों पर और सारे शरीर पर बरस रही थी। जब कभी सिपाहियों और सहेलियों को उत्साह देना होता तो हंस हंस कर शाबाशी देती, मानो प्रचंड बेतवा की मलिन अंजलि में मुक्ता बरसा दिए हों। झूमरे बादलों के आगे एक और बुगलों की पांत निकल गई, मानो पहाड़ियों और पहाड़ियों से मिलने वाले बादलों को सफ़ेद खोर लग गई हो। पहाड़ों की कतराओं में घुसे हुए उनको आच्छादित किए बादलों में से होकर बगुलावली छिपती हुई सी मालूम पड़ी और फिर तितर बितर हुई, जैसे हुलती हुई सांवली सलोनी चादर में टके हुए सितारे। पहाड़ पर बड़े बड़े और सघन पेड़, गहरे हरे श्यामल बगुले एक पेड़ पर जा बैठे, मानो वन देवी ने प्रभा छिटका दी हो। उस विषम धार के पार थोड़ी देर में किनारा दिखाई दिया। रानी फिर हंसी। बगलों की सफ़ेदी से रानी के दांतों ने तुरंत होड़ सी लगा दी। चिल्लाकर बोली, देखो किनारा आ गया, पड़ाव मार लिया। थोड़ी देर में पूरा दस्ता नदी पार हो गया। सब भीग गए थे, परंतु पीठ पर कसे ढके हुए हथियार लगभग सूखे थे। घोड़े ठिठुर रहे थे। घाट पर कपड़े सुखाने, बदलने और घोड़ों को आराम देने में थोड़ा सा समय लगा। फिर दौड़ लगी और रानी बरवा सागर के किले में दोपहर के करीब पहुंच गई। बरवा सागर का किला विशाल झील के ठीक ऊपर है। झील में बरवा नाम का बड़ा सा नाला गिरता है। झील को विशालता इसी नाले ने ही दी है। घायल सिपाही और खुदाबख्श इसी किले में ठहरे हुए थे। रानी ने तुरंत इन सब को देखा। किसी के सिर पर हाथ फेरा, किसी की मरहम पट्टी की देखभाल की। सिपाही अपनी रानी के स्नेह को पाकर मुग्ध और गदगद हो गए। फिर खुदाबख्श के पास पहुंची। खुदाबख्श ने चारपाई से उठने का प्रयत्न किया, परंतु उठ ना सका। रानी को देखते ही उसके आंसू आ गए। चरण स्पर्श करने की कोशिश की। रानी ने फिर सिर पर हाथ फेरा और चौकी पर बैठ गई। सहेलियाँ खड़ी थीं। मोतीबाई सहेलियों के पीछे से खुदाबख्श को एकटक देख रही थी। खुदाबख्श ने भी उसको देख लिया, परंतु आंखें उनकी मोतीबाई की ओर न थी। खुदाबख्श ने रानी को सागर सिंह की लड़ाई का ब्यौरेवार हाल सुनाया। रानी, कुछ पता चला सागर सिंह अब कहाँ चला गया है? खुदाबख्श, सरकार, गांव वाले पता नहीं बताते। वे ही उसको शरण, भोजन इत्यादि सब देते हैं। इतना तो मालूम हो गया है कि वह पड़ोस के जंगल में है। रानी, गांव वाले डाकुओं से डरते हैं। उनके पास निर्भय होने का कोई साधन नहीं है। अंग्रेजी राज ने पंचायतों का सर्वनाश कर दिया है, इसलिए गांव में परस्पर सहायता की प्रणाली उठ सी गई है और उसने डाकुओं को सहायता देने का रूप पकड़ लिया है। देखोगी, तुम चिंता मत करो। खुदाबख्श, अब सरकार स्वयं यहाँ आ गई है तो मुझको किस बात की चिंता। घाव लगभग अच्छे हो गए हैं। एक आध दिन में ठीक हुआ जाता हूँ, फिर देखता हूँ सागर सिंह को। रानी ने उससे विश्राम करने का हठ किया। मोतीबाई को खुदाबख्श के पास छोड़कर किले के महल वाले हिस्से में चली गई। स्नान ध्यान में लग गई। अब मोतीबाई की आंखें तरल हुई। रुद्रकंठ मुखरित होने के लिए आकुल हो गया। खुदाबख्श ने देख लिया। बोला, यह क्या, आंखों में आंसू?
आपको तो हर्ष और गर्व से हंसना चाहिए था। आपका कैदी नहीं, आपकी सरकार का सिपाही अपने मालिक के लिए कुछ तो कर सका। मोतीबाई ने आंखें पोंछकर कहा, क्या दर्द बहुत है? खुदाबख्श ने जवाब दिया, जरा भी नहीं। मालिक ने हाथ क्या फेरा, अमृत लुढ़का दिया। सच कहता हूँ, अभी उनकी आज्ञा हो तो घोड़े पर बैठकर उस अत्याचारी से दो दो हाथ करूँ। फिर उसने करवट लेने की कोशिश की, जरा कष्ट हुआ। एक आह को दबाकर बोला, जान पड़ता है कि श्रीमंत सरकार मेरे स्वस्थ होने तक नहीं ठहरेंगे। मोतीबाई ने सतृष्ण नेत्रों से कहा, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। खुदाबख्श ने आंखें बीच ली, बोला, आप भी जाओगी? क्यों, मुझे क्या हुआ? उनकी छाया में आदमी आंधी बन जाता है तो औरत क्या आदमी भी नहीं बन सकती? मोतीबाई को उसने रत्नावली नाटक के रंगमंच पर रत्नावली का अभिनय करते देखा था। स्मरण हुआ, एक साथ कोमलता और प्रसन्नों के चित्र आंखों में घूम गए। खुदाबख्श ने एक निश्वास लिया, आंखें मूंदे ही बोला, मेरी मरहम पट्टी के लिए रह जाना। मोतीबाई ने सस्नेह कहा, सरकार से कह देना, मैं खुशी से रह जाऊंगी। खुदाबख्श ने आंखें खोली, भुरकुटी भंग की, जरा रुखाई के साथ बोला, श्रीमंत सरकार से भिक्षा मांगूंगा कि रत्नावली को सेवा टहल के लिए दे दीजिए। मोतीबाई ने उसकी रुखाई की उपेक्षा की, कहा, रत्नावली कौन? खुदाबख्श को आश्चर्य हुआ, बोला, क्या मैंने रत्नावली कहा? मोतीबाई हंसी। उसकी हंसी में चमत्कार था, परंतु खुदाबख्श पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोतीबाई, रत्नावली ही तो कहा, क्या कोई सपना देख रहे थे? खुदाबख्श, वह सपना था, अब मीठा जागरण सामने है। मोतीबाई ने खुदाबख्श की आंखों में स्नेह को पकड़ने का प्रयत्न किया, बोली, तब मैं खुद तो उनसे नहीं कह सकूंगी, वह सोचेंगी मैं बहुत टुच्ची हूँ। जी हाँ, खुदाबख्श ने जरा सा सिर उठाकर कहा, आप चाहती हैं वह आपको बहादुर समझें और मुझे टुच्चा तथा निकम्मा? मैंने ये तो नहीं कहा। मोतीबाई बोली, खुदा करे आप जल्दी से अच्छे हो जाएं। और वह वहाँ से चली गई। ऊपर छत की को घेरे हुए किले की दीवार थी। दीवार में मुंडेर खिड़की, उसमें होकर मोतीबाई झील की लहरों को परखने लगी और रोने लगी। नियंत्रण करके वे अपने काम में लग गई। भाग 26 यहीं समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।